So any doubts from the last lecture? If you have gone through whatever we have studied till now. Did you try that block transfer experiment? I told you need to do the practice of that on the simulator. Anybody tried block transfer of data? पूछो. क्या डिस्प्ले करवाना था? हाँ. क्या एरर क्या हो रहा था? आउट पोर्ट वन की जगह आपको उसका कोई एड्रेस लेना था ना. जब आप सिमुलेटर ओपन करते हो तो एंड में जाके जहाँ पे ऊपर मेमोरी आती है ऑन दी राइट साइड, तो मेमोरी पोर्ट, तो आपको पोर्ट का एड्रेस देना है. यू नीड नॉट राइट पोर्ट वन, उसकी जगह कोई एड्रेस दो 01 02, फिर वो चल जाएगा. लेकिन पोर्ट वन उसके लिए नहीं ना, उसको पता कि पोर्ट वन क्या है. वो तो यूजर ने डिफाइन कर दिया कि पोर्ट वन को मुझे डाटा सेंड करना. सो इंस्टेड ऑफ दैट जस्ट गिव सम एड्रेस, एनी 8 बिट एड्रेस 00 से लेके एफ, फिर चल जाएगा. ओके, ट्राई करने से. So just wait, I will be sharing the screen. So screen is visible? Yes, ma'am. तो जैसे अभी इसने पूछा कि अगर आप उसमें आउट लिख रहे हो पोर्ट वन, क्या तो ये पोर्ट वन एक्चुअली क्या है? दिस इज अ यूजर डिफाइंड नेम, जो हमने अपनी ईज के लिए इसको डिफाइन कर दिया. बट आपका जो प्रोसेसर है उसको ये पोर्ट वन, ये लेबल है एक तरह से ना. आपने आउट पोर्ट वन कर दिया, पोर्ट वन इज सम नेम गिवन टू द पोर्ट. या फिर जब आप कोई भी लेबल देते हो, लेबल मीन्स की जंप इफ 0 टू नेक्स्ट, तो एक्चुअल में कंपाइलर क्या करता है, उसको नेक्स्ट नहीं पता, वो नेक्स्ट पे जाके देखता है कि इसका एड्रेस क्या है. सपोज इट इज 2050, तो वो यहाँ पे 2050 से रिप्लेस कर देता है. तो ये जितने भी आपके लेबल्स होते हैं या यूजर डिफाइंड नेम्स हैं, उन सबको प्रोसेसर ट्रांसफर करेगा. बट ये तो आपने ऑलरेडी डिफाइन कर दिया ना प्रोग्राम में, बट पोर्ट वन आपने डिफाइन नहीं किया. तो पोर्ट वन की जगह आपको कोई भी एड्रेस लेना पड़ेगा 00 से लेके एफ तक, क्योंकि जितनी भी आपकी इन या आउट पोर्ट्स, उसका एड्रेस जो होता है दैट इज अ 8 बिट एड्रेस. आपका जो मेमोरी होती है, मेमोरी का जो एड्रेस है, ये देखो ये 16 बिट है. इफ इट इज अ 16 बिट, इट इज ऑब्वियस वी आर टॉकिंग अबाउट द मेमोरी. और अगर आप कोई भी और एड्रेस लेते हो 00 से लेके एफ तक, और आपने उसके साथ इन और आउट इंस्ट्रक्शन लगाई है, तो दिस मीन्स इट इज अ some address of the peripheral device. Peripheral device means anything you are attaching from the outside world. Memory is a part of processor only. ये क्या होगा? It will be some outside world device, जिसमें आप इसमें एलईडी लगा सकते हो, प्रिंटर लगा सकते हो, कुछ भी, कोई भी इनपुट या आउटपुट डिवाइस, कीपैड है, कीबोर्ड है. तो दिस इज, तो आउट पोर्ट वन की जगह गिव एनी एड्रेस लाइक 01 02, देन इट विल. होप इट इज क्लियर. So in the last lecture, we were doing this timing diagrams, and we did for some of the instructions. So let's discuss for some more. Like suppose I'm having now this instruction move m comma I. पहले मुझे इस instruction का मतलब बताओ, anyone, or you can write in the chat window also. Move m comma I का क्या मतलब है? Sense of accumulator into M. हाँ, और m कहाँ पे स्टोर होगा? मेमोरी लोकेशन. यस.
तो M here stands for the memory address, और ये मेमोरी का एड्रेस कहाँ पे स्टोर्ड है? HL रजिस्टर जो है उसके अंदर ही स्टोर्ड। ओके, सो दिस मीन्स move the content of accumulator because it is always from right to left. तो M to A नहीं करना, this is wrong. To move the content of accumulator into the memory location whose address is stored in HL register pair। और ये कौन सा एड्रेसिंग मोड है? कौन सा एड्रेसिंग मोड? रजिस्टर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट? Indirect. So this is a register because we are doing the transfer between two register. Actually it is register इसलिए हम ले रहे हैं because HL register पेयर है दूसरे पर। तो ये रजिस्टर इनडायरेक्ट वे है जिसमें अपने HL में पहले एक मेमोरी एड्रेस स्टोर किया, फिर उस एड्रेस से आपको डाटा पिक करना है या उस पर आपको सेव करना है। तो जब मैं इसकी इंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ, सपोज आई हैव टेकन दिस एड्रेस, तो मूव M, A, जब मैं इसकी निमोनिक शीट देखूंगी तो उसका जो कोड है दैट इज 77, मूव A, M। तो इसका मुझे अब टाइमिंग डायग्राम बनाना, ठीक है। सो दिस इज द I need to store in the timing diagram. So first is always your this A8 to A15 and D0 to D7। तो आपको एड्रेस A000 है तो A0 आप हायर वाली बस पे भेज दोगे और ये आप लोअर वाली पे भेज दो, ठीक है। ऐसा ही होता है। A0 उसके बाद A000 आपने सेंड कर दिया एड्रेस, सो दिस इज योर एड्रेस एंड डाटा लाइंस दीज टू। फिर उसके बाद आपने डाटा सेंड करना है 77। तो this is actually wrong, this is not 70, this is 77, बस गलत लिख दिया है। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट हम डाटा सेंड कर देंगे 77, बट नेक्स्ट उसमें अब आपको एड्रेस पे तो भेजना पड़ेगा कि HL जो है उसका कंटेंट क्या है। तो कंटेंट ऑफ रजिस्टर H एंड L वो आपके नेक्स्ट साइकिल में आ जाएगा और यहाँ पे आपका कंटेंट ऑफ रजिस्टर A आएगा। अब बाकी उनमें क्या होगा, यहाँ पे तो अब देखो डीमल्टीप्लेक्सिंग कहाँ कहाँ पे होगी, दिस इज योर डीमल्टीप्लेक्सिंग, दिस इज योर डीमल्टीप्लेक्सिंग, तो सिर्फ यहाँ पे आपका ALE हाई होगा। So what we are doing, we are sending the content of A into the memory location। कौन सी memory location? वो हमने बता दिया कि HL रजिस्टर पेयर से उठाओ, तो वो H और L का कंटेंट यहाँ से उठाएगा, उसके पास एड्रेस आ जाएगा। सपोज HL में है एड्रेस 2050, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 यहाँ पे आ जाएगा और 50 यहाँ पे आ जाएगा। सो इट विल कंटेंट ऑफ रजिस्टर H एंड L रजिस्टर, वो एड्रेस आ गया। अब इस एड्रेस पे आपको करना क्या है, एक्यूमुलेटर में जो भी डाटा वो इस पे सेंड करना है। तो दिस मीन्स इसमें डाटा क्या आएगा, कंटेंट ऑफ रजिस्टर है, ठीक है। तो ये डाटा आ गया, बट नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेंडिंग द डाटा, वी आर राइटिंग इनटू द मेमोरी। तो अब तक हमने सारे रीड वाले किए थे, यहाँ पे आप डाटा रीड कर रहे हो, ठीक है, कि आपका ये डाटा क्या है। बट यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या करना है, जब आपने ए से मेमोरी पे डाटा सेंड करना है, दिस मीन्स वी आर राइटिंग इनटू द मेमोरी। तो अब आपका ये वाला जो सिग्नल है जो अभी तक इनएक्टिव था, यहाँ तक तो वो इनएक्टिव रहेगा बिकॉज इट इज एक्टिव लो सिग्नल, बट जब आपने ये कंटेंट ऑफ रजिस्टर ए में जाके लिखना है तो आपका ये वाला कंट्रोल सिग्नल आपको सेंड करना पड़ेगा। अब इन कंट्रोल सिग्नल्स के बिना कभी भी काम नहीं होगा। अगर आप रीड या राइट में से किसी भी सिग्नल को एक्टिव नहीं करोगे तब तक आपका ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है। नाउ IO स्लैश M बार है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ मेमोरी ऑपरेशन, दिस इज M बार ओवर हियर, नॉट ओवर हाई, ये भी गलत लिखा था। तो दिस इज अ मेमोरी ऑपरेशन, तो इसको भी हम लो पे रखेंगे बिकॉज इट इज अ मेमोरी ऑपरेशन। अगर इसकी बजाय आपका होता इन या आउट होता, आउट 0 to H, आउट मीन्स सेंड द डाटा टू 0 to H, उस टाइम पे फिर आपकी ये लाइन क्या बन जानी थी, इट वुड हैव बीन लाइक दिस। यहाँ तक आपका लो रहता और यहाँ पे जाके आप डाटा को इनपुट या आउटपुट डिवाइस पे सेंड करो, फिर वो भी हाई रहता। तो ये डिफरेंस है कि अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन आपका ये रीड और राइट मेमोरी जो है वो चेंज हो जाएगा। सो इफ इट इज आउट 0 to, दिस मीन्स नाउ आई विल बी डीलिंग विद द इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट और आउटपुट को आपको हाई करना चाहिए, इट वुड हैव बीन लाइक सिंस इट इज अ मेमोरी ओवर हियर ओनली, तो इसलिए ये आपका भी यहाँ पे लो है।
Any doubt in this? यहाँ से कंटेंट ऑफ रजिस्टर एच एन एल, यहाँ से एक बार और रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये इंस्ट्रक्शन है। अब ये पहले हमें ये एड्रेस सेंड करना है, ठीक है, दैट इज A000 और 77। तो A000 हमने ये पहले एड्रेस सेंड किया, उसके बाद हमने यहाँ पे 77 सेंड कर दिया, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बट इसके बाद एक्चुअल ऑपरेशन क्या करना है, जो भी मेमोरी ए के कंटेंट है उसको हमें एक मेमोरी लोकेशन में सेंड करना है विच इज स्टोर्ड इन दी HL रजिस्टर, है ना। तो ये HL हमें इसका मेमोरी का एड्रेस बताएगा। दिस मींस कंटेंट ऑफ रजिस्टर H एंड कंटेंट ऑफ रजिस्टर L। सपोज इट इज 2050, तो कंटेंट ऑफ H क्या हो जाएगा, इट विल बी 20 और L का क्या हो जाएगा 50। अब ये एड्रेस यहाँ पे तो आपको पहले ही पता था A000, बट यहाँ पे आपको एड्रेस देना है। तो ये 2050 मुझे कहाँ से मिलेगा, H और L में से। सो हियर इट विल बी कंटेंट ऑफ रजिस्टर H, हियर इट विल बी कंटेंट ऑफ रजिस्टर L। ठीक है, ये एड्रेस पता चल गया कि 2050 पे मुझे डाटा सेंड करना है एक्यूमुलेटर का। दिस मींस यहाँ पे डाटा क्या होगा, डाटा कंटेंट ऑफ रजिस्टर है, तो डाटा क्या हो गया, दिस इज डाटा, दिस इज एड्रेस। जब भी एड्रेस सेंड करना है ALE को हाई कर देना, तो एक आपका ALE यहाँ पे हाई हुआ और दिस, और एक का आपका यहाँ पे होगा, दिस इज दिस। ठीक है, यहाँ पे आप रीड कर रहे हो, यू आर रीडिंग द डाटा। ये जो डाटा है आपका, दिस इज डाटा रीड, बट ये क्या है, दिस इज डाटा राइट। तो यहाँ पे आप रीड को एक्टिव करोगे, लो कर दिया बिकॉज दिस इज एक्टिव लो। RD बार है, RD बार मीन्स लो पे ये चलेगा, फिर हमने इसको हाई कर दिया। राइट वाला क्या था, बाय डिफॉल्ट ये हाई पे है, बट जब आप इसको लो कर दोगे दिस मींस नाउ दिस विल बी एक्टिवेटेड, दिस। इसके लिए सिर्फ इतने पार्ट के लिए हमें इस राइट सिग्नल को एक्टिवेट करना। और यहाँ पे हम बिकॉज मेमोरी से डील कर रहे हैं, तो IO/M बार क्या होगा, इनपुट आउटपुट स्लैश M बार। यहाँ पे हम ये बताते हैं कि आप इनपुट आउटपुट डिवाइस से डील कर रहे हो या मेमोरी से डील कर रहे हो, बिकॉज नाउ वी आर डीलिंग विद मेमोरी ओनली, तो इसको हम लो पे ही रखेंगे। ठीक है, अब ये ऐसे क्यों करते हैं, बिकॉज अदरवाइज अगर मैं सीधा यहाँ पे लाइन लगा दूंगी तो मुझे नहीं पता चलेगा ये हाई है या लो है। तो जस्ट बताने के लिए, अगर आपने हाई करना होता तो उसको आप लो से स्टार्ट करते हो, तो यहाँ पे भी दिस मीन्स कि बाय डिफॉल्ट ये आपका हाई है और ये आपका लो होगा। तो इसलिए हम इसको ये जो है हमेशा इस तरह से चेंज ऑफ सिग्नल हम शो करें, इसीलिए इसको हम बाय डिफॉल्ट हाई पे रखेंगे। और यहाँ पे हमने इसको शो कर दिया कि मेमोरी लो है, दिस मीन दिस इज अ मेमोरी लोकेशन। इसकी बजाय आउट होता सिग्नल, आउट, दिस मीन्स कि दिस इज अ IO डिवाइस ना, तो उस केस में हमारा ये सिग्नल कैसे बनना था, फिर हम लो से शुरू करते और ये करके इसको ऐसे शुरू कर देते कि नाउ इट इज अ IO पोर्ट, वी आर डीलिंग विद द IO। So in this way you are supposed to show the timing diagram for any। कई बार जर्नल भी आ जाता है कि सिंपली आपको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं गिवन, सिर्फ आपको मेमोरी रीड बताना है या मेमोरी राइट बताना है या IO रीड बताना है IO, तो आप सिंपल फिर यहाँ पे कोई भी आर्बिट्रेरी डाटा और एड्रेस लेके इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज, ये चार आपके हो गए, T1 से लेके T4 तक आपका ऑपकोड फेच साइकिल है, जहाँ पे आपने इस ऑपरेशन कोड को फेच किया। और उसके बाद फिर आपका कौन सा साइकिल शुरू हो गया, मेमोरी राइट, बिकॉज यहाँ पे आप मेमोरी के ऊपर राइट कर रहे हो। दिस इज मेमोरी राइट साइकिल विच इज 3T स्टेट्स एंड दिस इज ऑपकोड फेच साइकिल, सो दिस इज T1 to T4, दिस इज 4T स्टेट। और ये हमें आगे जाके यूज करनी है जब आप डिले कैलकुलेशन करोगे कि कोई भी इंस्ट्रक्शन वो कितने टी स्टेट्स लेके, सो वी नीड टू कैलकुलेट दिस आल्सो। So hope it is clear. And any doubts? Next, now we will start with the delay, because delay we are going to use in the. So next topic is not counters. अभी हम counters की बात नहीं करेंगे. We will only talk about the time delay. How to add a delay in anything. तो एक्चुअल में
let's not talk about counters here. We will simply talk about the delay. डिले क्या है? अब सपोज मेरे पास एक कोड है, जैसे अभी तो आप प्रोसेसर कर रहे हो, अगर आपके पास माइक्रो कंट्रोलर की बात कर रहे हो जिसमें आपको 8051 आपके पास एक माइक्रो कंट्रोलर है, तो उसमें आपने एक प्रोग्राम देना है जिसमें कि आपने एलईडी को ऑन और ऑफ करवाना। ठीक है, एलईडी को ऑन ऑफ का क्या मतलब है कि आपके पास एक ये एलईडी है, आपने इसको कुछ देर के लिए ऑन रखना, कुछ देर के लिए ऑफ रखना। जैसे हमारी दिवाली की लाइट्स होती है ना, वो एक पैटर्न में ऑन ऑफ होती है, तो सेम वे हमें कुछ ऐसा करना है। तो जब आप इसको ऑन करोगे, ऑन करने के लिए मैं इस पे 1 1 दे दूंगी, जब मुझे इसको ऑफ करना है तो मैं इस पे 0 0 दे दूंगी। बट बिकॉज इसकी ना प्रोसेसर की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप सिंपली 1 1 और 0 0 इस पे पैटर्न दोगे तो आप इस चीज को ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे विद द ह्यूमन आई, बिकॉज बहुत ज्यादा स्पीड होती है इसकी। स्पीड जो है दैट इज इन माइक्रो सेकेंड। हमारी आई जो है वो कम से कम 1 मिली सेकेंड या 1 सेकेंड के डिले को ही चेक कर पाती है। इसके लिए फिर हम क्या करते हैं, हम इसमें डेलिबरेटली डिले ऐड कर देते हैं। मीन्स पहले मैंने इस पे सब पे 8 एलईडीज लगी है, सब पे मैंने 1 1 1 1 सेंड कर दी। ठीक है, यहाँ पे टोटल मेरे पास 8 एलईडीज है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे डिले दे दूंगी। डिले देने से क्या होगा कि उतनी देर के लिए वो ऑन ही रहेंगे, कुछ डिले आ जाएगा, वो ऑन रहेंगी तो हमें दिखेगा। फिर उसके बाद डिले देने के बाद मैं उस पर सब पे 0 0 दूंगी। जब मैं 0 0 दूंगी तो क्या हो जाएंगी, ये ऑफ हो जाएंगी, और फिर मैं डिले दे दूंगी। तो डिले के कारण क्या होगा, आई कैन ऑब्जर्व दिस थिंग। ठीक है, मैं उस चीज को देख पाऊंगी। अदरवाइज आप डायरेक्टली इस चीज को करोगे तो ये 1 1 से 0 0 इतनी ज्यादा स्पीड होगा, यू विल नॉट बी एबल टू चेक दिस। इस चीज को हम डिले कहते हैं। अब डिले हमने ऐड कैसे करना है, हम कोई भी एक वैल्यू लेंगे किसी भी रजिस्टर में, सी में सपोज मैंने एफ ले ली, ठीक है, उसको मैं हर बार डिक्रीमेंट करूंगी और उसको मैं लूप में चला दूंगी। तो जितनी देर ये लूप के विद इन रहेगा उतना डिले ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मूव इमीडिएट टू सी 15h, सी में एक वैल्यू ले ली 15h, तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, c इज इक्वल टू 15h। फिर मैं डिक्रीमेंट कर दूंगी c को, c की वैल्यू अब क्या आ जाएगी, इट विल बी 14h। जंप इफ नॉट 0 टू लूप, फिर वो 0 फ्लैग चेक करेगा c में। तो सी में 0 फ्लैग आपका एक्टिव है, नो, बिकॉज वैल्यू तो 0 है ही नहीं है। जंप इफ नॉट 0, JNZ मीन जंप इफ नॉट 0 टू लूप। अब वो 0 नहीं है तो वो वापस लूप पे आएगा। फिर मैं उसमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है सी को। अब वैल्यू क्या हो जाएगी, 13h। फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे गया, फिर वो जंप, देखा कि 0 तो हुआ ही नहीं, फिर वो लूप में चला जाएगा। तो वो इस लूप में घूमता रहेगा, जितनी देर वो लूप में घूमता रहेगा उतना मेरा डिले इसमें ऐड हो जाएगा। जितनी आप ये वैल्यू ज्यादा लोगे उतना ज्यादा डिले होगा, जितना कम वैल्यू लोगे उतना कम। अब एंड में आप डिक्रीमेंट करते करते सपोज 0 1 पे पहुंच गए, सी में वैल्यू क्या है, 0 1। अब जब नेक्स्ट टाइम आप इसको डिक्रीमेंट करोगे तो वैल्यू क्या होगी, इट विल बी 0 0। जंप इफ नॉट 0 टू लूप, अदरवाइज एग्जिट द लूप। उसके बाद क्या हो करेगा, वो लूप से बाहर चला जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो भी होगी, दिस मींस इट विल एग्जिट द लूप ओनली व्हेन द 0 फ्लैग इट इज सेट। In this way we can add the delay using any register। हाँ जी, आइडिया क्लियर हुआ कैसे करते हैं। तो जब हम काउंटर भी चलाते हैं तो काउंटर में हम क्या करते हैं, लेट्स गो बैक टू हियर। हम इनिशियलाइज कर देंगे, सपोज मुझे 1 से लेके 9 तक डिस्प्ले करवाना। ठीक है, इनिशियलाइज कर दिया मैंने, वैल्यू दे दी इक्वल टू 1। सपोज सी है, सी में वैल्यू दे दी 1। फिर मैंने यहाँ पे लूप के लिए इंस्ट्रक्शन लिखूंगी, काउंट की वैल्यू को अपडेट करूंगी। तो हर बार काउंट की वैल्यू अगर 1 से अपडेट होती है तो अब सी की वैल्यू हो जाएगी 2। इज दिस द फाइनल काउंट, और मैंने इसमें एक कंडीशन लगा दी कि मुझे 9 तक जाना है, तो वो 9 के साथ चेक करेगा, नहीं है, फिर वो 3 कर देगा इसको अपडेट, फिर 4 कर देगा, कब तक करेगा, 9। तो जब एक कॉन्टिन्यूस आप पैटर्न जनरेट करते हो तो काउंटर, so this is how we do the counter। So what is a counter? A loop counter is set up by loading a register with a certain value। फिर डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करो डिपेंडिंग ऑन कि आपने उसको कैसे वैल्यू को अपडेट करना, और फिर एक कंडीशनल जंप इंस्ट्रक्शन लगा दो जिससे कि वो लूप बैक करे डिपेंडिंग ऑन कि काउंट आपका पहुंचा है या नहीं पहुंचा। बट चलो अभी हम काउंटर की बात नहीं करेंगे, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द लूप। सो नेक्स्ट, अब जैसे आपने यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल रजिस्टर लिया सी, अब सी में मैक्सिमम वैल्यू में क्या ले सकती हूँ, बिकॉज सी इज द 8-bit रजिस्टर, उसमें मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 0, मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, FF।
तो सिर्फ इतना ही हम डिले दे सकते हैं, बट अगर मुझे और ज्यादा डिले देना तो कैन आई यूज द रजिस्टर पेयर? यस, आई कैन यूज द BC रजिस्टर पेयर, और आई कैन यूज द DE रजिस्टर पेयर और द HL रजिस्टर पेयर। तो इस केस में मेरा फिर इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी? बिकॉज नाउ इट इज अ BC DE एंड HL, इट इज नाउ अ 16 बिट रजिस्टर, है ना। दो रजिस्टर इकट्ठे हो गए, बी भी 8 का है और ये भी 8 का है, तो 8 + 8 इट इज 16। तो 16 में मिनिमम काउंट क्या होगा? 0 0 0 0, और मैक्सिमम काउंट क्या हो जाएगा? F F। तो अगर मुझे ज्यादा डिले देना है, मेरा इसमें काम नहीं चल रहा, आई नीड टू ऐड मोर डिले, तो फिर मैं 16 बिट का एक रजिस्टर पेयर यूज करके आई कैन आल्सो यूज दैट, यूजिंग द रजिस्टर पेयर एज अ लूप काउंटर। ठीक है, so using a single register one can repeat a loop for a maximum count of 255। 255 किस लिए लिया इन्होंने? FF क्या होता है आपका? 256 होता है, बिकॉज लास्ट टाइम तो एग्जिट ही कर जाता है, दिस मीन्स कि मैक्सिमम 255 टाइम्स ही मेरा रूप को मैं रिपीट कर सकती हूँ। बट इफ आई वांट टू इंक्रीज दिस काउंट, तो उसके लिए मुझे रजिस्टर पेयर लेना पड़ेगा। रजिस्टर पेयर जैसे मैंने यहाँ पे लिया, ये BC लिया, बट इसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम क्या है? It is possible to increase this count by using a register pair for the loop counter instead of a single register। BC ले सकते हो, DE ले सकते हो और HL ले सकते हो, but a minor problem arises how to test the final count because increment और decrement, यहाँ पे आपने लिया INR और DCR जब आप सिंगल रजिस्टर यूज करते हो, ठीक है। बट जब आपको रजिस्टर पेयर यूज करना है, तो मैंने आपको जैसे बताया कौन सी इंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं? INX एंड DCX। इंक्रीमेंट के लिए X स्टैंड फॉर ऑलवेज द रजिस्टर पेयर। अब मुझे रजिस्टर पेयर को इंक्रीमेंट करना, तो उसमें INX और DX रजिस्टर मुझे लेना पड़ेगा, और सॉरी इंस्ट्रक्शन लेनी पड़ेगी। बट ये जो दोनों इंस्ट्रक्शन है, ये फ्लैग्स को मॉडिफाई नहीं करती। जैसे ऊपर मैंने ये ले लिया ना डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट क्या करेगी? ये फ्लैग्स को मॉडिफाई करती है, तभी मैं जीरो फ्लैग को चेक कर पाती हूँ कि जीरो फ्लैग सेट हुआ या नहीं हुआ। बट जब मैं INX और DCX लेती हूँ, तो ये दोनों इंस्ट्रक्शन दे डू नॉट मॉडिफाई फ्लैग्स। सो बिकॉज ऑफ दैट मेरा फ्लैग तो सेट हुआ या रीसेट हो गई नहीं, फिर मैं ये कंडीशन कैसे चेक करूँ? आपके फ्लैग्स नॉर्मली कब आपके अपडेट होते हैं? जब भी आप कोई अरिथमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मींस ऐड सब्ट्रैक्ट, बट इसमें ये एक्सेप्शन आपकी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट पे भी करते हैं, बट फॉर अ रजिस्टर पेयर ये नहीं काम करता। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम उससे पहले एक सिंपल कोई लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे जिससे आपकी वैल्यू भी चेंज ना हो और आपके फ्लैग्स भी मॉडिफाई हो जाए, ठीक है। So, however, if the loop is looping for when the count becomes 0, we can use a small trick। Small trick में हम क्या करते हैं? और कर देते हैं उस रजिस्टर पेयर को। अब किसी भी वैल्यू को और करेंगे विद इटसेल्फ, तो वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे अगर मेरे पास वैल्यू 0 1 है, उसको मैं 0 1 के साथ ही और करूंगी, तो एंड रिजल्ट इज 0 1 1। FF है, FF को FF के साथ और करूंगी, इट इज FF ओनली, ठीक है। तो जब आप विद इटसेल्फ और करते हो, तो उससे आपका वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, बट आपके फ्लैग्स भी हैं वो मॉडिफाई। तो इसलिए अब इससे पहले हम एक ये लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे, दैट इज और विद इटसेल्फ, ठीक है। सो दिस इज ओनली फॉर अ रजिस्टर पेयर, वहां पे नहीं करना, सिंगल पेयर सिंगल रजिस्टर में नहीं यूज करना। सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, LXI B, 100X। So this means load the register pair X, again stands for register pair RP। Load the register pair BC with the value 1000H। तो ये B में आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा C, ठीक है। इसको डिक्रीमेंट करो B को, डिक्रीमेंट जब मैं करूंगी तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 999। उसके बाद क्या होगी? 998 एंड सो ऑन। और हर बार मैं वैल्यू क्या कर रही हूँ? C में जो भी वैल्यू है उसको मैं A में लेके जा रही हूँ, ठीक है। तो C की वैल्यू जो है, व्हेन आई एम टेकिंग दैट टू A, और फिर मैं उसको B के साथ और कर रही हूँ दिस, देन आई एम टेकिंग दिस जंप इज नॉट 0 टू loop। तो जस्ट इसको चेक करने के लिए इन दिस वे आल्सो वी कैन यूज। नेक्स्ट है आपका, लेट्स टेक इसमें एग्जांपल्स लेते हैं कि अगर आपने
नाउ अब कितना डिले ऐड हुआ, मैंने अगर वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू एफ ली है या 0 ली है तो डिले कितना ऐड होगा, मीन्स उसके लिए अब मुझे आई शुड नो हाउ मेनी टी स्टेट्स आर। तो जब भी आप अपनी बुक में अगर आप चेक करोगे अपेंडिक्स अपना, तो उसमें आपकी हर इंस्ट्रक्शन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक की लिखा होगा BMT। बी मीन्स कि कितने बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है या 2 बाइट है या 3 बाइट है, जैसे मैंने आपको बताया ये है ना बाकी सारी की, ये दिस इज अ 1 बाइट, दिस इज अ 2 बाइट, दिस इज अ 3 बाइट। फिर उसके बाद M स्टैंड फॉर नंबर ऑफ मशीन साइकिल। मशीन साइकिल और टी स्टेट्स जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए हैं कि ये 4 टी स्टेट्स हैं, ये 3 टी स्टेट्स हैं, डिपेंडिंग ऑन दैट। तो अगर आपको नहीं पता किसी इंस्ट्रक्शन का तो आप उस अपेंडिक्स से चेक कर सकते हो कि कितनी जो है ये बाइट की इंस्ट्रक्शन है, ये कितने मशीन साइकिल, इससे चेंज क्या हो। नो, सपोज आपने इंस्ट्रक्शन लिखी MVI, मूव इमीडिएट टू बी कॉमा सपोज व्हाट सम काउंट इज देयर। तो MVI जो आपकी इंस्ट्रक्शन है मूव इमीडिएट, वो टोटल 70 स्टेट्स लेती है, ये 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है। 4T तो आपके फर्स्ट उसमें वो लेती है और सेकंड फिर 3T, तो टोटल 70 बन जाते हैं। यहाँ पे देखो ऊपर मैं आपको शो कर देती हूँ MVI के लिए। हाँ जी, जैसे ये मूव A कॉमा B है तो इसने टोटल कितने स्टेट लिए 4T, तो यहाँ पे मैं 4T लेंगी। यही मेरी अगर MVI है तो MVI में कितने लिए इसने 4 पहले इसके लिए ऑपकोड फेच के लिए और फिर 3 स्टेट, तो टोटल कितने स्टेट्स हो गई 7। तो इन दिस वे आई कैन चेक फॉर ऑल द इंस्ट्रक्शन। तो ये 2 बाइट थी तो इसने 70 लिया। सेम वे LXI A जो है, LXI में अगर हम देखें तो इसमें कितने हो जाएंगे 4 इसके, सो 4 इज फॉर दिस, then 3 for this, 4 and 3 7, 7 and 3 10, so it is 4 plus 3 plus 3, that is 10T। तो मुझे ये T स्टेट्स पता होने चाहिए, only then I can check the delay। Let's go back to that। तो मेरे पास अगर ये इंस्ट्रक्शन है MVI A, तो एज वी हैव डन, तो ये टोटल 70 स्टेट्स लेगा। अब अगर आपका प्रोसेसर जो है 2 मेगाहर्ट्ज की स्पीड पे चल रहा है तो उसके लिए मेरे ये कितनी इंस्ट्रक्शन ये लेगी, लेट्स टेक एग्जांपल। सपोज मैंने लिखा MVI C FFH, दिस मीन C में वैल्यू क्या आ जाएगी FFH। फिर मैं डिक्रीमेंट करूंगी C की वैल्यू को, तो नेक्स्ट टाइम ये FE हो जाएगी एंड सो ऑन टिल इट इज 0 एंड जंप इफ नॉट 0 टू लूप, तो ये चलता जाएगा। अब MVI C कितने लेती है 70 स्टेट्स, डिक्रीमेंट C कितने लेगी, इट विल टेक 40 स्टेट्स, और जंप इफ नॉट 0 टू लूप ये 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो ये लेगी 10 स्टेट्स। आपने अगर याद रखना तो नॉर्मली क्या होता है फॉर 99% ऑफ द इंस्ट्रक्शन, अगर आपकी 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो वो लेगी 40, अगर आपकी 2 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो वो लेगी 70, और अगर आपकी 3 बाइट इंस्ट्रक्शन है तो वो लेगी 10। नाउ दिस इज नॉट ऑलवेज 100% बट 99% टाइम्स दिस इज फाइन। ठीक है, तो आपको बस इतना देखना है कि 1 बाइट इंस्ट्रक्शन है, 2 बाइट है या 3 बाइट। तो ये जंप इफ नॉट 0 आपकी 3 बाइट है तो इसने 10 स्टेट्स ले लिए, डिक्रीमेंट C आपकी है तो इसने 40 स्टेट्स ले ली, और MVI C आपकी 2 बाइट है तो इसने 70 स्टेट्स ले ली। पहले हमें T स्टेट्स काउंट यूज करना, ठीक है। उसके बाद तो टोटल टाइम डिले कितना होगा, टाइम डिले इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, टाइम डिले की कि टाइम विद इन द लूप कितनी बार चला वो और कितनी बार आउटसाइड द लूप। तो मेरी इंस्ट्रक्शन थी फर्स्ट MVI, सपोज इट इज BFFH। अब ये कितने लेती है 70 से। अब ये तो लूप के अंदर तो नहीं है, ये तो आउट ऑफ द लूप इंस्ट्रक्शन है। लूप सिर्फ किस किस में चल रहा है, ये आपकी लूप की इंस्ट्रक्शन है, दिस इज आउटसाइड लूप
TO MVIC जब आप उसको इनिशियल वैल्यू दे रहे हो, और उसके बाद ये जो है दिस इज योर लूप इंस्ट्रक्शन, दिस इज TL, दिस इज TO आउटसाइड। आउटसाइड में 70 है और लूप के विदिन कितने टी स्टेट्स हो गए आपके 14, और कितनी बार ये रिपीट करेंगे दैट विल डिपेंड ऑन द इनिशियल काउंट। तो टोटल टाइम डिले क्या हो जाएगा, टाइम आउटसाइड द लूप, so this is TD is total time delay outside the loop and delay inside the loop, so TO plus TL। अब ये कैसे किया हमने, टाइम आउटसाइड द लूप में हमें पता है कि ये 70 है, तो मैंने सीधा 70 ले लिया, ठीक है। सो दिस इज द डिले ऑफ द MVI इंस्ट्रक्शन। उसके बाद टाइम इनसाइड द लूप, टाइम इनसाइड द लूप में हमारे पास टोटल कितनी इंस्ट्रक्शन आई 14, कितने टी स्टेट्स आए 14। 14 कैसे, एक था आपके पास ये 10 था और ये 4 है, सो 10 प्लस 4 इज लूप के विद इन इंस्ट्रक्शन का कितना है 14, सो दिस इज 14। सो इट विल बी, अब कितनी बार रिपीट हो रहा है, इनिशियल काउंट क्या है FF मींस इट इज 255, so it will be 14 into 255, so this is the TL। बट जब आपकी लास्ट इंस्ट्रक्शन होगी जंप विथ 0, उस टाइम पे वो बाहर चला जाता है लूप से, तो फिर वो दोबारा इसके अंदर नहीं जाता, तो उसके लिए ये 3 जो एक्स्ट्रा टी स्टेट्स हैं वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो जब मैं इसको माइनस करके देखूंगी इट विल बिकम 3 5 6 7 टी स्टेट, ठीक है। तो अब टोटल कितने हो गए आपके, टोटल टाइम डिले विल बी 7 प्लस 3 5 6 7 टी स्टेट्स, ये हम कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड आई विल गेट द टोटल टाइम डिले। और नॉर्मली ये आपका मिली सेकंड्स में आता है अगर मैं, या माइक्रो सेकंड्स में आता है अगर मैं सिंगल रजिस्टर यूज करूँ। So this is how to calculate the time delay. तो डिले का फॉर्मूला क्या है, जितने आपके नंबर ऑफ टी स्टेट्स हैं, सपोज जैसे यहाँ पे आपके 140 हुए या 150 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी, दिस मीन जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना डिले वो कम देगा, जितनी कम फ्रीक्वेंसी होगी उतना ज्यादा आपका टाइम डिले ज्यादा होगा। सेम वे जितने ज्यादा आप टी स्टेट्स ऐड करते जाओगे उतना ही आपका डिले ज्यादा होगा, बिकॉज डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी फ्रीक्वेंसी। तो अगर आपका फ्रीक्वेंसी जो है 2 मेगाहर्ट्ज है, आप उसका इनवर्स लो 1/2 मेगाहर्ट्ज, आई विल बी गेटिंग अराउंड दिस मच। तो ये इंस्ट्रक्शन आपकी 3.5 माइक्रोसेकंड्स में कंप्लीट करता है। टी स्टेट्स आपको कैलकुलेट करने हैं, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, ये फॉर्मूला में लगाओ एंड यू विल गेट कि इतना टाइम डिले जो है ये पूरे प्रोग्राम में इसके कारण ऐड हुआ। तो यहाँ पे मेरा क्या बन जाएगा, इट विल बी जितने मैंने टी स्टेट्स यहाँ से कैलकुलेट किए थे दैट इज 3 5 6 7 और प्लस 7 ये आ जाएंगे, सो इट विल बी 3 5 6 7 प्लस 7, इतने आपका टी स्टेट्स हो गए, उसको फ्रीक्वेंसी से डिवाइड कर देना, यू विल गेट कि इतना डिले जो है वो इस पूरे प्रोग्राम के कारण आपका ऐड हुआ था ड्यू टू दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन। हाँ जी, क्लियर हुआ हाउ वी आर कैलकुलेटिंग द टाइम डिले। we will also be doing some more examples. Let me check if something is given in this only. Okay, this is now the second part कि अगर आपने रजिस्टर पेयर को एज ए लूप काउंटर दे रहे हो, तो सिंगल रजिस्टर में जैसे आपको बताया 255 टाइम सिर्फ आप रिपीट कर। अब ये देखो, अगर आपने डिले आपका कैसे चेंज होगा, अगर आपने सी में वैल्यू ली है FF तो ये कितनी बार चलेगा 255 टाइम, बट अगर मैंने सी में वैल्यू ली है 10 तो उतना ही ये कम बार चलेगा ना आपका लूप, तो उतना ही टाइम डिले आपका कम होता जाएगा। तो अगर आपको मैक्सिमम टाइम डिले चाहिए तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू एंटर। So depending on initial count and the frequency of the processor, आपका डिले जो होगा it will vary according to whatever you have written in the code. जैसे नेक्स्ट है आपका रजिस्टर पेयर में, तो यहाँ पे मैंने ये इनिशियली क्या काउंट लिया इस चीज पे ये डिपेंड करेगा कि मेरा डिले कितना ऐड हुआ। इसी को अगर मैं FF ले लूंगी तो मैक्सिमम डिले होगा, यहाँ पे अगर मैंने 0001 लिया तो सिर्फ ये एक ही बार चलेगा। तो दिस इनिशियल काउंट इट मैटर्स अ लॉट कि आपका डिले कितना है।
तो जस्ट वी आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दिस कि अगर आपने रजिस्टर पेयर को एज अ लूप काउंटर लेना तो उसके लिए कोड कैसा होगा। इसमें मैंने क्या किया सबसे पहले, एक तो मैं ले सकती हूँ रजिस्टर पेयर। सेकेंड टेक्निक क्या होती है कि फर्स्ट थिंग इज कि सिंगल रजिस्टर लिया, उसमें मैंने वैल्यू डाल दी, तो उसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी एफ एफ। सेकेंड वे होता है इसमें मैं रजिस्टर पेयर यूज करूँगी। रजिस्टर पेयर मीन्स नाउ मेरी इनिशियल मैक्सिमम काउंट कितना हो सकता है एफ 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 16। तीसरी तरीके तो होता है दैट इज लूप विद इन। तो लूप विद इन और लूप में क्या करेंगे, हम दो लूप्स लेंगे, एक इनसाइड लूप और एक आउटसाइड लूप। उससे क्या होगा आपका डिले मैक्सिमम, तो मैक्सिमम डिले होता है आपका लूप विद इन लूप। तो इफ आई चेक दिस यूजिंग अ रजिस्टर पेयर, तो LXI B जो है आपकी दिस इज अ 3 बाइट इंस्ट्रक्शन। तो ये कितने टी स्टेट्स लेगी 10। डिक्रीमेंट नाउ इट इज एक्सेप्शन, दिस यू नीड टू रिमेंबर कि ये 6 टी स्टेट्स लेगी। TCX B जो है in which we decrement the content of BC register pair, it takes 6 T states। फिर आपने मूव ए कॉमा सी लिया वो 40 लेती है, फिर आपने ORA-B किया वो भी 40 लेगी, एंड जंप इफ नॉट जीरो दैट विल टेक 10 T states। तो जब मैं इसका कैलकुलेट करूंगी तो फिर मैं क्या करूंगी, मेरे विद इन लूप कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे। कितना हो जाएगा 6 + 4 10 + 4 14 + 10 24। अब मेरी इनसाइड लूप कितनी आ जाएंगी 24, और बाहर मेरी वैल्यू कितनी है 1000। सो अकॉर्डिंगली मेरा जो काउंट है वो डिपेंड करेगा। तो टाइम आउटसाइड द लूप कितना हो गया, दैट इज दिस वन T0, और ये होगा टाइम विद इन अ लूप। तो दिस इज 10, तो ये मेरा पास आ गया T0, दैट इज द डिले फॉर द LXI इंस्ट्रक्शन 10 T स्टेट्स। टाइम इनसाइड द लूप कितना आ गया 24, अभी हमने कैलकुलेट किया था, इनटू 4096। 4096 क्या है 1000 की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करते हो, दिस इज गिवन इन हेक्सा। तो जब मैं इसको अपने डेसिमल सिस्टम में लेके आऊंगी, दिस इज 409, दिस विल बी 24 × 4096। यहाँ पे अगर आपका FFFF होता फिर वो वैल्यू क्या आ जाती है, इट विल बी 256 × 256। तो जो भी वो वैल्यू आ गई वो यहाँ पे आ जाएगी। -3 वो लास्ट के लिए, जैसे हमने पिछले में किया था, तो मेरे पास यहाँ पे इतने सारे टी स्टेप्स आ जाएंगे। ठीक है, सो नाउ द टाइम डिले कितना ऐड होगा, इट विल बी 98301 + 10 ये डिवाइडेड बाय जितनी आपने फ्रीक्वेंसी ले रखी है। So this will be the time delay which will be added due to this register. Next आएगा आपका nested loop, so that we will do in the next step. Any doubts in this? -2 आता है इसमें और प्रीवियस एग्जांपल रजिस्टर पेयर में इट विल बी 16 में वैल्यू क्या होती है आपकी FFFF। तो FFFF क्या होता है आपका, to calculate this I think it will be, ये कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, 2⁻16 हो जाएगा ना। तो 2⁻16 कितनी वैल्यू होती है, जस्ट कैलकुलेट कर लो 65,535 कितना 655 65,000 65535 65536 655 जो भी आ रही है, तो इतना कुछ वैल्यू होगा, जो वहां पे 255 है, इट विल बी समथिंग लाइक दिस 65535 इतनी वैल्यू हो जाएगी। -3 हम इसलिए करते हैं, जब आपने ये इंस्ट्रक्शन लिखा जंप इफ नॉट जीरो टू लूप, जितनी बार तो वो लूप के अंदर चलता गया आपका ये वैल्यू सारी प्लस होती रहेंगी, बट जब आपने JNZ लूप किया जंप इफ नॉट जीरो टू लूप, तो वो बाहर चला जाता है। तो उस टाइम पे ये जो इंस्ट्रक्शन है ये -3 स्टेट्स कम लेती है, जब वो वापस लूप में नहीं जाए। तो इसलिए ये -3 हमें लेना होता है फॉर द लास्ट व्हेन इट एग्जिट द लूप, उसके लिए। तो ये हमेशा ही -3 होगा, अगर आप सिंगल भी ले रहे हो चाहे आप -3। नहीं नहीं, वो तो FF की वैल्यू जो है, बिकॉज वो स्टार्ट हम 0 से करके वो सीधा ही फिर नेक्स्ट वैल्यू 01 आ जाती है, वो उसके लिए लेते हैं। ये लूप का है, वो तो काउंट की वैल्यू दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट ये जो होता है ये है कि ये 10 स्टेट्स की जगह जब आप इसको जंप इफ 0 लेता है, तो 10 की जगह ये 70 स्टेट्स लेता है उस टाइम। अगर ये लूप के विद इन नहीं जा रहा ना, अगर तो ये लूप के विद इन जाता तो ये 10 टी स्टेट्स लेता है, बट इफ इट इज गोइंग आउट ऑफ द लूप देन इट टेक्स
70 स्टेट्स, तो वो बिकॉज हमने इसको 10 ही अज्यूम कर लिया है, इसलिए हम उसकी वैल्यू को फिर -3t कर देते हैं। तो ये आपका t स्टेट्स का लॉजिक है। अब जब आप इसका चेक करोगे ना इंस्ट्रक्शन का, सो इट इज रिटर्न 10t/70। अगर तो ये लूप के विद इन जाता है ये 10t लेता है, एंड व्हेन इट इज एग्जिटिंग द लूप इट टेक्स 10t, बट हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको पूरा लेके फिर उसमें से ये -3 कर देते हैं, जो डिफरेंस। हाँ जी, क्लियर? मैम ये ORAB कैसे वर्क करेगा यहाँ? ORAB हमने, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ORAB हमने सिंपली इसलिए लिया कि आपका ये जो जीरो फ्लैग है ये सेट हो, बिकॉज आपका ये जो DCXB है ये आपके फ्लैग्स को सेट या रीसेट नहीं करता। तो जंप एंड नॉट जीरो ये आपकी इंस्ट्रक्शन तभी वर्क करेगी अगर इससे पहले हम कोई लॉजिकल ऑपरेशन करेंगे। एक्चुअल में हमने यहाँ पे क्या किया अब, अच्छा एक और चीज, बिफोर द क्लास एंड आज जितने भी आपके लीट और मीट वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास है at 1, so please note this, 1 PM today extra class for all the students who have joined now. कहाँ थे हम? So we were discussing this. हाँ जी, यहाँ पे आप पूछ रहे हो कैसे किया हमने, तो हम करके देख लेते हैं क्या होगा इसमें। LXI B में मैंने लिया 1000, तो B में वैल्यू आ गई 1000। जब मैं इसको डिक्रीमेंट कर रही हूँ वैल्यू आ रही है 999। अब मैं क्या करूँगी, C में जो भी वैल्यू है, दिस इज C वैल्यू, C की वैल्यू को मैं एक्यूमुलेटर में ले जाऊंगी, सो व्हाटएवर इज इन दिस C दैट इज मूव टू A, और उसको मैं B के साथ मूव और करती हूँ। ये इसलिए करते हैं सो दैट जब तक ये दोनों वैल्यूज आपकी 0 0 नहीं होती आपका ये लूप चलता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी विल टेक कि C की वैल्यू को A में ले गया, और इन दोनों में से अगर कोई भी वैल्यू में कुछ भी वैल्यू हो तब तक ये आपका चलता रहेगा। तो जब तक ये दोनों वैल्यूज आपकी 0 0 नहीं होंगी वी हैव टू रिपीट दिस। नहीं, जब आपकी ये दोनों वैल्यू जैसे 999 होगा फिर वो होगा, एंड मूवमेंट में जाके क्या होगा, एक टाइम आएगा जब आपकी ये वैल्यू आ जाएगी 0001, जब आप इसको हर बार डिक्रीमेंट करते जाओगे, है ना। फिर जब आप उससे नेक्स्ट टाइम आप इसको डिक्रीमेंट करोगे तो ये 0000 आ जाएगा ना। तो जब ये दोनों 00 होंगे उसी टाइम पे आपका ये 0 फ्लैग सेट होगा, तब तक ये चलता रहेगा। इसलिए हमने क्या किया, इस वैल्यू को उठा के हम A में ले गए, फिर उसको हमने B के साथ और कर दिया, सो दैट ये लूप आपका इतनी देर तक चलता है। जस्ट ये इसके लिए हम सो दैट आपके जो फ्लैग्स हैं वो